क्रिएट टेबल और देन टेबल का आपने नाम क्या रखना है? अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? पूरा नाम क्या है? अच्छा, आप ये बताएं, मैंने टेबल का नाम रखा है ये, तो क्या ये नाम एक्सेप्टेबल है या नहीं है? कोई मसला है इस नाम को रखने में? सर अगर इसका आर्टिकल का अपना वर्ड होगा तो नहीं। अच्छा, ये मसला हो सकता है, इसके अलावा कोई मसला नहीं है? अगर सेम नाम का टेबल मौजूद हो, इसके अलावा कोई और मसला है? ये चले मैं ये बताऊं, इसके अलावा एक मसला ये है कि सर इसमें नंबर आ रहा है। नंबर नहीं आ सकता, नंबर नहीं आ सकता। EMP5 नाम का मैं टेबल बना दूं, ये ऑरेकल का रिजर्व वर्ड नहीं है, ये भी कंफर्म है, और इस नाम का पहले से ऑब्जेक्ट नहीं बना, ये भी कंफर्म है। अब क्या इस नाम का टेबल बन जाएगा? हैं? अब नहीं पता क्यों? इसमें न्यूमेरिक आ रहा है, इस वजह से इसमें न्यूमेरिक आ रहा है, ये वजह है। स्टार्ट गलत हो गया ना जवाब, न्यूमेरिक तो आ सकता है ना इसमें, लेकिन स्टार्टिंग पे न्यूमेरिक नहीं आना चाहिए। स्टार्टिंग में आपका जो है अल्फ़ाबेट होना, एंड में भी नहीं, स्टार्टिंग के अलावा कहीं पर भी हो, लेकिन स्टार्ट में जो है न्यूमेरिक या फिर अंडरस्कोर या डॉलर साइन या हैश साइन नहीं आ सकता। बीच में कहीं पे भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं ये लिख दूँ टैब 5 या टैब 5 अंडरस्कोर डॉलर, ठीक है, तो ये जो है आपके क्रिएट हो जाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपने ये चीज़ कोई भी लिख दी तो ये टेबल क्रिएट नहीं करेगा, आपको वहीं पर एरर दे देगा। तो हमने यहाँ पर एक टेबल क्रिएट किया, एम्प्लॉयज़ अंडरस्कोर इन्फो टेबल का नाम है, ठीक है। और अब एम्प्लॉयज़ का टेबल बनाने के लिए पहले बल्कि ऐसा करते हैं, डिपार्टमेंट्स का एक टेबल हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। और अब इसमें हम लास्ट टाइम हमने टेबल बनाया था सिंपल सा, इसमें हम एक काम और करने जा रहे हैं कि इसमें रिस्ट्रिक्शन यानी कि कंस्ट्रेंट भी मौजूद होंगे। कंस्ट्रेंट क्या? जो भी आपको रूल्स वगैरह क्रिएट करने हैं इसमें, वो आप इसमें क्रिएट करेंगे। यानी कि अगर हम इसमें सबसे पहला कॉलम कौन सा लेंगे, अगर ये है डिपार्टमेंट्स के नाम का टेबल, ठीक है, तो हमने इसमें लिया डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID और उसकी डेटा टाइप बताएंगे इसकी, नंबर 4 कर दिया, ठीक है। अब हमने लिखा, अब ये जो टेबल बन रहा है डिपार्टमेंट्स का, यानी कि हर डिपार्टमेंट जो भी आप उसमें ऐड करेंगे उसको एक ID आपने असाइन करनी है, ठीक है। ID जो असाइन होगी वो क्या होगी? यानी कि जो भी डिपार्टमेंट नंबर ऐड होगा उस डिपार्टमेंट नाम या नंबर जो भी आप ऐड करेंगे तो उसकी जो ID है वो लिखनी ज़रूरी है एक बार, यानी कि वो रिक्वायर्ड होगा, उसको आप नल नहीं छोड़ सकते। और प्लस वो वैल्यू जो आपने वहाँ इंटर की होगी वो यूनिक भी होनी चाहिए, वो डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर एक डिपार्टमेंट नंबर ऐड होगा इसमें 10, तो नेक्स्ट टाइम जब कोई दूसरा डिपार्टमेंट नंबर आप ऐड करेंगे तो वो 10 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 10 ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन वो अगर मैं सिर्फ इस तरह से लिख दूँ तो वो रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होती, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा। कंस्ट्रेंट टाइप्स जो है आपके पास वो है कंस्ट्रेंट्स टाइप। सबसे पहली प्राइमरी की एक कंस्ट्रेंट है जो जिस कॉलम पर आपने अगर लगा दिया तो उस कॉलम में एक तो नल पास नहीं होगा, यानी कि वो रिक्वायर्ड फील्ड होगी, उसमें आप नल नहीं पास कर सकते, चाहे आप इंसर्शन कर रहे हो यहाँ पर अपडेट कर रहे हो। प्लस उसमें आप डुप्लीकेशन भी नहीं कर सकते। एक डेटा जो एक बार ऐड हो गया तो अब वो दोबारा से एंटर नहीं होगा। यानी कि एम्प्लॉय नंबर किसी का है 25, अब 25 नंबर जो है किसी और एम्प्लॉय को असाइन नहीं हो सकता। नाम तो असाइन हो सकते हैं। हम किस पे लगा रहे हैं? ID पे लगा रहे हैं। जिस कॉलम पे आपने लगा दिया उस कॉलम की बात कर रहा हूँ ना। अगर आपने नाम पे लगा दिया तो नाम पे भी रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी। स्मिथ नाम का एक एम्प्लॉय आ गया, अब स्मिथ नाम का एक एम्प्लॉय और नहीं आ सकता। लेकिन ये गलती होगी ना, क्योंकि एक नाम के एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ आपके कंपनी में हो सकते हैं। तो हमने ये रिस्ट्रिक्शन कहाँ लगाई? डिपार्टमेंट ID पे। अगर मैं यहाँ लिख दूँ प्राइमरी की, तो इसका मतलब है ये कंस्ट्रेंट लग गया, ठीक है। ये कंस्ट्रेंट की टाइप है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हम यहाँ पर ऑप्शनली मेंशन कर सकते हैं, है तो वो ऑप्शनल, यानी कि अगर मैं सिर्फ यूँ लिख दूँ तो काम कंप्लीट हो गया, ये प्राइमरी की इस पर लग चुकी है। लेकिन
हम यहाँ पर एक चीज़ ये भी बता सकते हैं, इस कंस्ट्रेंट का नाम क्या रखना है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे कंस्ट्रेंट का नाम नहीं बताया तो ऑरेकल कंस्ट्रेंट का नाम ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेता है sys अंडरस्कोर cn, ये वो फॉर्मेट होता है। अगर आपने कंस्ट्रेंट का नाम नहीं बताया तब ये होगा। मतलब क्या कि जब आप इसमें इंसर्शन करेंगे इस टेबल में और इस कॉलम पर आपने कोई वायलेशन कर दी, यानी कि आपने या तो इसको नल छोड़ दिया या तो फिर आपने डुप्लीकेशन कर दी, तो आपके पास एरर आएगा स्कॉट डॉट और sys अंडरस्कोर c और कोई नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, ये वायलेटेड हो गया, इसमें ये प्रॉब्लम है। एक एग्जांपल हम करते हैं। मैंने यहाँ पर ऐसा किया, प्राइमरी की रख दिया, मैंने कंस्ट्रेंट का नाम नहीं बताया और डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम वर्षा 20 और इस पे कंस्ट्रेंट मैंने लगाया नॉट नल। नॉट नल का मतलब क्या होगा, सिर्फ रिक्वायर्ड कॉलम है कि ये कॉलम जो है इस पर इस कॉलम में वैल्यू लिखनी जरूरी है जब भी डेटा इसमें ऐड होगा या फिर मॉडिफाई करेंगे, इसको आप नल नहीं छोड़ सकते। डुप्लीकेशन चेक नहीं करेगा, प्राइमरी की क्या कर रहा है, नल भी चेक करेगा, नल नहीं होना चाहिए प्लस वो डुप्लीकेट भी होना चाहिए। तो ये दो कंस्ट्रेंट हमने इसमें ऐड कर दिए और बस ये दो ऐड करने के बाद हमने इसको क्रिएट कर लिया। सिंपल से एक टेबल में बना रहा हूँ और हमने इसको रन किया। इस नाम का टेबल ऑलरेडी मौजूद है, ड्रॉप टेबल डिपार्टमेंट्स पर्ज। पर्ज का मतलब रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा, डायरेक्ट शिफ्ट डिलीट हो गया, अब ये वापस नहीं आ सकता। अब हमने दोबारा से ये सिंटैक्स रन किया, टेबल क्रिएट हो गया। डिस्क्राइब जब हम करते हैं तो हमें क्या पता चल रहा है कि इसमें कितने कॉलम्स हमने क्रिएट किए थे, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम आपने क्रिएट किया है, दो कॉलम्स आ रहे हैं। एक मिनट रुकिएगा, अच्छा जी, दोनों पर नॉट नल लिखा हुआ आ रहा है। ये जो नॉट नल लिखा हुआ आ रहा है, एक तो इस पर तो हमने लगाया नॉट नल था, लेकिन प्राइमरी की जिस पे लगाई है इस पर हमने नॉट नल तो नहीं लगाया था, लेकिन क्योंकि प्राइमरी की नॉट नल भी होती है इस वजह से नॉट नल लिखा हुआ है। डिस्क्राइब की कमांड में आपको कंस्ट्रेंट की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती सिवाय नॉट नल के, नहीं आती इंफॉर्मेशन। यही तो मैंने कहा, डिस्क्राइब जब आप करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को, उसमें जो है आपको कंस्ट्रेंट की इंफॉर्मेशन नहीं आती सिवाय नॉट नल के, सिर्फ नॉट नल की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अगर आपने जो भी कंस्ट्रेंट किसी भी किस्म के लगाए हैं, जब आप टेबल को डिस्क्राइब करते हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ नॉट नल दिखाएगा और कोई कंस्ट्रेंट आपको नज़र नहीं आएगा यहाँ, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसमें डेटा ऐड करें, मैंने लिखा इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट्स और वैल्यूज़ में हमने लिखा 1, नल। क्या है, गलत हो गया, हमने एंटर कर दिया, एरर क्या आ रहा है, ठीक है। हमने यहाँ लिख दिया डिपार्टमेंट का नाम अकाउंटिंग, ऐड हो गया। यही स्टेटमेंट दोबारा रन करूँगा तो क्या होगा, सेम ये स्टेटमेंट, मैं अभी इसको रन कर दूँ। वजह क्योंकि अकाउंटिंग के आगे यहाँ पर एक मिनट, प्राइमरी की हमने किसको बनाया है, आईडी को बनाया है। आईडी कौन सी है, 1 है, ठीक है। एरर क्या आ रहा है, यूनिक कंस्ट्रेंट स्कॉट डॉट सिस अंडरस्कोर सी और आगे कोई नंबर लिखा हुआ है वायलेटेड। कंस्ट्रेंट का नाम हम अगर नहीं बताएंगे तो ऑरेकल ऑटोमेटिकली कंस्ट्रेंट का नाम रख देता है। वो असल में वो नल उसने पहले ही देख लिया, वो कंस्ट्रेंट से पहले उसको उसने पकड़ लिया, कंस्ट्रेंट तक पहुंचा ही नहीं वो, इस वजह से ये है ठीक है। चले, बहरहाल ये एक अच्छी चीज़ है कि हमें पता चल गया स्कॉट डॉट डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नेम, इसमें ये प्रॉब्लम है। वरना इसमें क्या प्रॉब्लम है, अगर एक टेबल है उसके अंदर 50 कॉलम है, आपको ये देख के पता भी नहीं चलेगा ये कौन से कॉलम की बात कर रहा है।
ठीक है, तो कंस्ट्रेंट का नाम हम खुद रखते हैं और मीनिंगफुल नेम रखते हैं ताकि हमें भी एरर देखकर वैसे पता चल जाए। वैसे तो हम जब आगे पढ़ेंगे डेटा हिस्ट्री तो वहाँ पर हमें पता चल जाता है कि कौन से कॉलम पे कौन से नाम का कंस्ट्रेंट लगा हुआ है और कौन से टाइप का कंस्ट्रेंट लगा हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ड्रॉप टेबल। इसके स्कीमा में इतने कंस्ट्रेंट लग चुके होंगे, जो नंबर चल रहा है, ये सीक्वेंस नहीं, ये ऑटो जनरेट कर रहा होता है, ये कोई फिक्स नहीं है कि ये 1 से स्टार्ट करेगा। डिपार्टमेंट्स, ठीक है, तो अब हम टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट्स, और इसमें हम कंस्ट्रेंट के नाम के साथ रखेंगे। हमने रखा सबसे पहले डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी, नंबर, डेटा टाइप है। अब हम लिखा कंस्ट्रेंट और कंस्ट्रेंट का नाम। कंस्ट्रेंट का नाम क्या रखना है, क्या रखूं? कंस्ट्रेंट का नाम आप ऐसा रखें कि आप उस कंस्ट्रेंट को अगर नाम देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कौन से टेबल है, कौन से कॉलम पे लगा और कौन सा कंस्ट्रेंट है। dpt अंडरस्कोर id अंडरस्कोर pk, तो हमें इसको देख के पता चल जाएगा कि ये डिपार्टमेंट्स के id के कॉलम पे प्राइमरी। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मीनिंगफुल नाम रखने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको समझ में आएगा कि भाई ये एरर किस कॉलम पर ये प्रॉब्लम आ रही है। और देन हम लिखा प्राइमरी की। ये जो चीज़ लिखी है हमने ये ऑप्शनल है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है कि हमें कंस्ट्रेंट का नाम हम खुद से लिख रहे हैं, आपको समझने में आसानी होगी। नाम लिखने के लिए कंस्ट्रेंट लिखना जरूरी है, कंस्ट्रेंट लिखना ज़रूरी है, ठीक है। और इस नाम का कंस्ट्रेंट पहले से मौजूद नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने किसी और टेबल में सेम इसी नाम का अगर कंस्ट्रेंट लगाया है तो कंस्ट्रेंट का नाम भी जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। हम कंस्ट्रेंट प्राइमरी की भी कर सकते थे नाम हटा के, तो फिर कंस्ट्रेंट का नाम तो फिर वो खुद ही यही रख देता ना, फिर वो ये रख देता, हमें फ़ायदा ही नहीं है। तो हम नाम खुद लिख रहे हैं यहाँ पर, और ये हमने क्रिएट कर दिया डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम वर्चार 215, और इस पे हम लिखा कंस्ट्रेंट dpt अंडरस्कोर dn, डी नेम, और अंडरस्कोर कौन सा कंस्ट्रेंट है, nn, नॉट नल, ये हमने लगा दिया। ठीक, हम यूँ भी कर सकते थे कि हमने वहाँ पर पहले कंस्ट्रेंट में कंस्ट्रेंट का नाम बता दिया, दूसरे पे ना बताएं, ऐसा भी हो सकता है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने एक पर बताया तो तमाम पे बताएं, कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन रिकमेंड क्या है कि आप जो है तमाम पर यूज़ करें। ये हमने बता दिया इसको। और क्या होता है इसमें, लोकेशन अंडरस्कोर आईडी, जो कि है नंबर, बल्कि लोकेशन रख देते हैं जो कि वर्चार 2 में होगी 10, ठीक है। इस पे किसी किस्म का कंस्ट्रेंट नहीं है, और ये हमने इसे क्लोज कर दिया। टेबल क्रिएट हो गया। डिस्क्राइब किया, डिस्क्राइब डिपार्टमेंट्स। आपको यहाँ पे नॉट नल इस वजह से दिखा रहा है क्योंकि एक तो नॉट नल मौजूद है, प्लस प्राइमरी की जो है आपकी वो नॉट नल भी होती है, इस वजह से नॉट नल लिखा हुआ है। प्राइमरी की से पहले अगर हम नॉट नल भी मेंशन करें तो ये नहीं। एरर है या कोई नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। दो आप कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो उसके अंदर इसकी फंक्शनलिटी मौजूद है तो वो इस वजह से नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम कहाँ जाके देख सकते हैं किस टेबल में कितने हम constraint लगे? जो है क्लास 11 चल रही है, 12 13 के अंदर जाकर देख सकते हैं कि वो कैसे लगेंगे, ठीक है। क्लास नंबर 13 जो है नहीं, हमें याद रहेगा, उसका पूरा चैप्टर ही यही है कि हमने जितने भी ये काम करेंगे हम बाद में देखेंगे टेबल के अंदर कंस्ट्रेंट कौन से लगे हुए हैं, और आगे जो हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, इंडेक्स, साइनोनियम, सीक्वेंस, उनकी इन्फॉर्मेशन। ऑरिकल का जो मेटा डेटा होता है जिसमें वो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा है, कौन सा यूज़र मौजूद है, किस यूज़र को क्या राइट्स हैं, किस यूज़र के पास कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, टेबल्स हैं, ये तमाम इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ बना रहे हैं इसको, ठीक है। ये टेबल हम एक बना चुके हैं, और अब हमें एक और टेबल बनाना है एम्प्लॉयज़ का। अब एम्प्लॉयज़ का टेबल बनाने के लिए हमने लिखा क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज़, और इसके अंदर एम्प्लॉय आईडी होगी, ठीक है, और एम्प्लॉय आईडी नंबर में होगी, 4 कर दिया हमने इसको। और पिछला जो हमने टेबल बनाया उसमें हमने कंस्ट्रेंट जो डिफाइन किए थे वो कैसे डिफाइन किए थे, इसके फ़ौरन बाद लिख दिए थे। इस मेथड को जो आप इस तरह से यूज़ करते हैं कि आपने लिखा डेटा कॉलम नेम, सबसे पहले आपने कॉलम नेम लिखा है, कॉल नेम, उसके बाद आपने क्या लिखा, डेटा टाइप बताई, और देन कंस्ट्रेंट का नाम ऑप्शनल है,
और देन कंस्ट्रेंट की टाइप। इस मेथड को कि आपने कॉलम नेम डेटा टाइप के फौरन बाद ये चीज बता दी, इसको हम कहते हैं कॉलम लेवल। यानी कि आपने साथ ही बता दिया तो इसको हम कहते हैं कॉलम लेवल। ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे टेबल लेवल। टेबल लेवल और कॉलम लेवल में जो है कोई खास फर्क नहीं है। यानी कि अगर मैंने प्राइमरी की यहाँ पर बताया था तब भी वो प्राइमरी की का काम करेगी। टेबल लेवल यानी कि इन द एंड आप तमाम कॉलम्स डिफाइन कर देंगे, एंड में आप बताएंगे किस टेबल पर किस कॉलम पर कौन सा कंस्ट्रेंट मौजूद है, तब भी प्राइमरी की वही काम करेगी, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ बता दी एम्प्लॉय आईडी होगा और एम्प्लॉय का नाम होगा और एम्प्लॉय की जॉब होगी और एम्प्लॉय की सैलरी होगी। नंबर में होती सैलरी? अच्छा लेवल लिखा है ना सर? जी, ये कॉलम लेवल है। 8,2 कर दिया हमने। 8,2 8 लेंथ है, प्रिसीशन है और 2 स्केल उसका, यानी कि उसमें 2 डेसिमल होंगे लास्ट में। अच्छा, और हमने लिख दिया ईमेल। ईमेल किस में आएगा? नंबर में? व्हाट्सएप 215 कर दिया हमने। और क्या होगा? हायर डेट, डेट में आ गई। और इसकी लेंथ सब देख नहीं, डेट की टाइम ओवर और उसको पूरा कर दें। नहीं, वो वैसे डेट आप लिखते हैं तो डेट में आप जो है जिस फॉर्मेट में चल रहा है वो दे सकते हैं, ये सही कह रहे हैं। इसमें अगर आपने लिख दिया ना डेट और भी कुछ अगर आप डेटा टाइप से, अगर आप इसमें लिख दें करंट टाइम स्टैम्प, डेट टाइम सेकेंड्स फ्रैक्शंस तक की एंट्री करनी पड़ेगी आप। तो हम इस वजह से डेट लिख रहे हैं क्योंकि हायर डेट के अंदर आप टाइम नहीं लिख रहे होते। ये बंदा 5 तारीख को हायर हुआ था, ये नहीं सुना, ये बंदा 5 तारीख को 3:10 और 5 सेकंड पर और इतने फ्रैक्शंस पर हायर हुआ था। हायर डेट के हिसाब से मुनासिब नहीं है ना आपका। ठीक है, और नंबर 4। ठीक है, अच्छा अगर हम पुराना मेथड देखें तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर मैंने यहाँ लिख दिया वही कंस्ट्रेंट का नाम, प्राइमरी की, और इस पे नॉट नल, और इस पर जॉब की हमें ज़रूरत नहीं। सैलरी पे हम एक चेक लगाना चाह रहे हैं कि सैलरी गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि मिनिमम 7,000 होनी चाहिए। ठीक है, अगर कंपनी ईमानदार है तो उसको फॉलो करेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे चेक लगाया, चेक सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 7,000। ठीक, कंस्ट्रेंट का नाम लिखना चाहे वैसे लिख सकते हैं आप। कंस्ट्रेंट का नाम E फॉर EMP, S फॉर सैलरी और C फॉर चेक। ठीक है, इस तरह से चेक का कंस्ट्रेंट क्या काम करता है? कोई स्पेसिफिक वैलिडेशन आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं, ये काम कर रहा है। तो फिर हम इसको चेंज कर सकते हैं किस चीज़ को? टेबल बनाने के बाद। कभी भी सैलरी का ही है, न्यू ईयर में अगर 11 क्लास है ना, वो 12, 13, 15, 16 के अंदर, 14 के अंदर आ जाएगा। ईयर में नहीं लेते। नहीं, SQL के अंदर ही होगा ये। सर कितनी बड़ी लॉजिक लगाने हैं, बस यही ऑपरेटर है। लॉजिक आप जो भी आपकी जो रिक्वायरमेंट में है वो आप लगा सकते हैं। इसके अंदर आप ये भी लगा सकते थे, जैसे जॉब है, वैसे तो इसका जॉब का जैसे HR के अंदर बना हुआ है वो मेथड यूज होता है कि आपने जॉब्स का टेबल अलग डिफाइन किया, उसको रेफरेंस किया होता है कि जॉब्स आप वही लिखेंगे जो कि जॉब्स के टेबल में आ रही है। लेकिन हम यहाँ पर मैं ये भी लगा सकता हूँ चेक के कंस्ट्रेंट से कि जॉब जैसे क्लर्क होगी, मैनेजर होगी या सेल्समैन होगी, उसके अलावा कोई जॉब एंटर ही नहीं करने देगा। अगर आप ये करना चाहते हैं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैंने लिखा चेक जॉब इन पूरा लिखना पड़ेगा। क्लर्क, लिखना तो पड़ेगा, मैनेजर। इसका मतलब क्या है? अब जॉब के कॉलम में सिर्फ क्लर्क और मैनेजर की एंट्री हो सकती है और केस सेंसिटिव है, ये कैपिटल में ही होगी, कोई और एंट्री होगी नहीं, क्योंकि ये चेक आपने वैलिडेशन रख दी कि ये चीज़ करनी है। ठीक है, और इसी तरह से आप जो है ईमेल पर चेक रखना चाहें, वैसे ईमेल पे हम तो वो रख रहे हैं फिलहाल यूनिक। यूनिक क्या काम करेगा? जो भी एम्प्लॉय ऐड होगा उसका अपना एक यूनिक ईमेल एड्रेस होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक एम्प्लॉय का जो ईमेल एड्रेस है वही कोई किसी और का भी हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय ऐसा है जिसका ईमेल एड्रेस है ही नहीं, तो वो नल छोड़ सकता है। ये कॉमन क्वेश्चन आता है प्राइमरी की और यूनिक में क्या डिफरेंस है।
तो आपका जो प्राइमरी की है वो क्या है, वो रिक्वायर्ड होता है, यानी कि नॉट नल होता है प्लस डुप्लीकेशन अलाउ नहीं करता वो, नॉट अलाउड, यानी कि यूनिक होता है। यहाँ पर अगर मैं सिर्फ लिखूं यूनिक है, जबकि आपका यूनिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूनिक होता है, नल उसमें आप पास कर सकते हैं। ये आप यूनिक जो है एनआईसी के कॉलम पे लगा सकते हैं, हर एम्प्लॉय का एनआईसी यूनिक होता है, किसी का आप किसी रीज़न की वजह से एंटर नहीं कर पाए फिलहाल तो आप उसको नल छोड़ सकते हैं। तो यूनिक में नल अलाउ होता है, प्राइमरी की में नल अलाउ नहीं होता, ये मेन डिफरेंस है इसके अंदर। डेट, डेट पे हमने लिख दिया डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट हमने किया था लास्ट क्लास में। डिफ़ॉल्ट का एक ऑप्शन है आपके पास, अगर मैं लिख दूं डिफ़ॉल्ट सिस डेट, कि अगर आप एम्प्लॉय के टेबल में इंसर्शन करेंगे और आपने हाई डेट मेंशन नहीं की, ऑटोमेटिकली सिस डेट लिखी हुई आएगी। अगर आपने हाई डेट मेंशन नहीं की, अगर आपने यहाँ पर खुद डेट दे दी तो वो तो वैसे ही वही आ जाएगी, या आपने नल लिखा नल चलाएगा। यानी कि हम इंसर्शन करते वक्त मैं लिखूंगा इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज, वैल्यूज़ में एम्प्लॉय आईडी, नेम, जॉब, सैलरी खाली ले लिया और ईमेल, ये नहीं लूँगा। तो इसमें क्या है, ऑटोमेटिकली ये देखेगा कि क्या इसकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट है, इसको मिलकर डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो सिस डेट लिखी हुई है, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जो भी डेट है उसमें ऐड कर देगा। जो आपकी डेटा टाइप है डिफ़ॉल्ट में, आप वही वैल्यू उसी हिसाब से बता सकते हैं। आप यहाँ पे कोई नंबर नहीं दे सकते। एम्प्लॉय आईडी में भी दे सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी में आप डिफ़ॉल्ट क्या देंगे, 9 के बाद 10 नहीं, ये यहाँ पर नहीं होता, वो सीक्वेंस होता है, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है तो हम डिफॉल्ट में चला सकते हैं जी, सीक्वेंस डिफ़ॉल्ट में नहीं चलता। सर सिस डेट की जगह मैं पैटर्न लिख दूं डेट का, क्या तो उस पैटर्न से सेव हो जाएगी डेट? पैटर्न तो आपका जो डिफ़ॉल्ट है उसी के हिसाब से जा रहा होता है ना। ये मतलब है कि ये वैल्यू इसके अंदर स्टोर कर दो, ये आप सैलरी पे भी कर सकते थे, किसी भी कॉलम पे करना चाहें तो कर सकते। फिल ना करें तो सिस डेट आ जाए, अगर आपने हाँ फिल नहीं की तो ये ऑटोमेटिकली सिस डेट और दे ये देगी। कि सिस डेट ही है। क्या सिस डेट ही तो आएगी और क्या है। इनका कहना मकसद है डेट डालनी ही नहीं पड़े, जब भी किसी को मतलब अपनी तरफ से कोई डेट ना डाल सके, सिर्फ सिस डेट ही डाली जाए। तो आप इसमें डेट ना डालें, डिफॉल्ट आप डेट ना डालें ना, कोई और डाल, अगर चेंज करना चाह रहा हो तो चेंज ही ना हो, सिस डेट ही है। जब भी अपडेट करें तो आप सिस डेट करें, वो उसकी अपडेट भी हाँ? करें। क्या चीज़? बैक डेट से हायर ना हो, इसलिए मैं बताऊं। जैसे वो पाकिस्तान में होता है बैक डेट से किसी को नहीं तो वो जब आप आगे अभी तो सिर्फ टेबल बन रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। सारी रिस्ट्रिक्शन आप यहाँ पे लगा देंगे तो आगे क्या करेंगे। ट्रिगर्स के ज़रिए आपके पास ऑप्शन होता है कि इसमें क्या वैल्यू है, आपके पास ये ऑप्शन होता है कि किस टाइम पर इसमें इंसर्शन हो, ये भी हो सकता है कि 9 to 5 के अलावा टेबल के अंदर इंसर्शन ना हो, ये भी आप कर सकते हैं। सैटरडे संडे को इंसर्शन ना हो, इंसर्शन मतलब DML, इंसर्ट अपडेट डिलीट कुछ भी हो सकता है, तो ये तमाम रिस्ट्रिक्शन आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन इंतज़ार करना पड़ता है, ठंडा करके खाना पड़ता है वरना मुँह जल जाता है, ठीक है। और लास्ट इसके अंदर है डिपार्टमेंट नंबर, DPTNO। अब डिपार्टमेंट नंबर हम चाह रहे हैं कि जो आपके मेन, जो अभी हमने डिपार्टमेंट्स का टेबल बनाया था उसको लिंक करना है, यानी कि जो वैल्यू वहाँ पर मौजूद होगी वही वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो हमने सिंपल लिखा रेफरेंसेस, कौन सा टेबल है जिसको रेफरेंस करेगी, डिपार्टमेंट्स के टेबल, ठीक है। और अगर आप सिर्फ इतना लिख दें ये भी काफ़ी है, ठीक है। क्यों, हमने कहा कि इसके टेबल को रेफरेंस करो तो ये ऑटोमेटिकली देख लेगा इस टेबल के अंदर प्राइमरी कौन सी है, प्राइमरी की एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की होती है आपकी, तो इसको रेफरेंस कर लेगा। लेकिन हमने यहाँ पर समझने के लिए लिख दिया कि क्या है वहाँ पर, डिपार्टमेंट इंस्क्राइब। इसका मतलब क्या होगा इस लाइन का, कि अब जब एम्प्लॉयज़ के टेबल में इंसर्शन होगी तो वो चेक करेगा जब आप इसमें वैल्यू लिखेंगे कि ये वैल्यू डिपार्टमेंट्स के डिपार्टमेंट आईडी में मौजूद है या नहीं है, वही वैल्यू ऐड होगी जो वहाँ मौजूद है। यानी कि कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट होगा तो आप उसके अंदर एम्प्लॉय ऐड करेंगे ना, ये चीज़ ये चेक करेगा। नल इसमें अलाउ है, यानी कि आपने इसको नल कर दिया तो ये नल पास कर देगा, लेकिन इसमें नंबर वही आएगा जो कि डिपार्टमेंट्स की डिपार्टमेंट आईडी के अंदर मौजूद है, इसके अलावा कोई नंबर ऐड नहीं करने देगा। अगर हम चाहें डिपार्टमेंट नंबर मैंने बंद लिखा और साथ साथ उसके डिपार्टमेंट की डिस्क्रिप्शन भी उठ के आया वहीं से, टेबल बन रहा है, ये क्यूरी नहीं परफॉर्म कर। अगर आपको ये करना, डिस्क्रिप्शन कहाँ पर थी, हमने बनाई थी डिस्क्रिप्शन वहाँ, तो हमने अकाउंट लिखा था ना, अकाउंट डिपार्टमेंट तो आप ज्वाइनिंग करते हैं ना, ज्वाइनिंग करेंगे तो आपके पास डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन, उसके साथ जो भी इसकी डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट होकर आ जाती है, वो तो आप क्यूरी करेंगे तो तब आएगी ना। ये तो हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं इसका, डेटा टाइप सेम होनी चाहिए दोनों की। उसको नहीं पता ना, अगर किसको नहीं पता, जो भी फीड कर रहा है इसके अंदर हम्म, उसको नहीं पता डिपार्टमेंट नंबर 1 अकाउंट का असाइन है या
आप इसकी टेंशन ना लें, जब हम फॉर्म डिज़ाइन करते हैं ना, अब जाहिर है वो उसको प्रोडक्ट आईडी का भी नहीं पता, जी ठीक है, उसको डिपार्टमेंट का भी नहीं पता, तो हम डिज़ाइनिंग ऐसे करते हैं कि उसको यहाँ पर डिपार्टमेंट का नेम शो होगा, वो यहाँ से डिपार्टमेंट का नंबर ही सिलेक्ट कर रहा है, लेकिन बैक पर उसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। नंबर्स हमारी प्रोग्रामिंग के लिए, एंड यूज़र के लिए नहीं, ठीक है। आप अपने माइंड में ये चीज़ रखें कि ये स्क्रीन नहीं देनी एंड यूज़र को, एंड यूज़र के पास फॉर्म होगा जहाँ पर तमाम आपको डिज़ाइनिंग करनी पड़ती है, ठीक है। उसको नहीं पता एसक्यूएल क्या होती है, ओरेकल क्या होता है, उसको तो एक एंट्री करने के लिए फॉर्म चाहिए, वो आपने डिज़ाइन करना है। हाँ, तो एरर आ जाता है जब इसमें कॉमा नहीं लगता ना, ठीक है। तो ये आ गया। एक और एरर है, यहाँ पे भी नहीं है, क्रिएट हो गया। अब आप दोनों टेबल्स को देखें, डिस्क्राइब डिपार्टमेंट्स, डिस्क्राइब एम्प्लॉयज, ठीक है। अब हमने इंसर्शन की, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट्स, और क्योंकि हमारे पास तीन कॉलम इसमें मौजूद है तो हमने लिखा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डीपीटी। ये स्टेटमेंट किसको समझ में नहीं आई, मैं एक एक करके रिकॉर्ड ऐड करता, मैंने क्या किया, मैंने डिपार्टमेंट्स के टेबल से सब की डेटा उठाकर इसमें डाल दिया। अब आप चेक करें, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, आगे वही डेटा जो वहाँ मौजूद था, ठीक है। एक बात, दूसरी बात ये कि अगर ये क्यूरी दोबारा चलाई तो क्या होगा, डुप्लीकेशन हो जाएगी। अच्छा हाँ, क्यों, क्योंकि वो डुप्लीकेशन दोबारा से 10, 20, 30 के रिकॉर्ड्स भेज रहा है, और यहाँ पर क्या लगी हुई है, प्राइमरी की, और वहाँ पर डुप्लीकेशन अलाउ नहीं है। आपने दोबारा ऐड वो नंबर दोबारा से आप ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम आए एम्प्लॉयज़ के टेबल में, पहले हम ये ऊपर रख देते हैं। सर अगर उसमें सपोज करें डीपीटी के टेबल में 40 भी ऐड किया, हाँ, फिर से चला गया, एरर या वो रुक गया, वो नहीं, वहीं पे रुक जाएगा, वहीं रुक जाएगा। टेबल का नाम क्या था हमारे, एम्प्लॉयज़। अब इसमें हम इंसर्शन करें, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज़, और हमने लिखा कि हम एम्प्लॉय आईडी बताएंगे, इसको नेम बताएंगे, जॉब बताएंगे, सैलरी और ईमेल बताएंगे, हायर डेट नहीं बताएंगे, और डिपार्टमेंट नंबर बताएंगे। हायर डेट हमने इसलिए छोड़ी क्योंकि उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट है, ठीक है। वैल्यूज़ में हमने लिखा एम्प्लॉय आईडी हमने रखी 100, और एम्प्लॉय का नाम जो है वो स्मिथ है, और जॉब उसकी हमने रखी एनालिस्ट। जी, जॉब एनालिस्ट कैसे है, क्यूएलए को मैनेजर एरर भी तो देखना है ना हमें, एरर आता है कि नहीं आता, ठीक है। जब सब कुछ हमें पता होगा तो फिर हम करेंगे क्या, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। एरर भी तो रिकॉर्ड कराना है ना कि ये एरर आ सकता है। सैलरी हमने रख दी 4000, और ईमेल हमने रख दिया स्मिथ @ जो भी है, और 10, ठीक है। कोई एरर है इसमें? सबसे पहले उसने दे दिया चेक कंस्ट्रेंट, ई एम्प्लॉयज सैलरी चेक कंस्ट्रेंट। हमने क्या रखा था वहाँ पर, सैलरी जो है वो 7000 या से ज़्यादा की होनी चाहिए, तो हमने इसको कर दिया 7000, और अब हमने रन किया तो अब क्या कह रहा है, चेक कंस्ट्रेंट एक और लगा, लेकिन हमने उस कंस्ट्रेंट का नाम नहीं रखा था, लेकिन क्योंकि हमने खुद बनाया तो हमें पता है ये क्या मसला है कि हमने क्लर्क और मैनेजर रखा था। अब रिकॉर्ड क्रिएट हो गया, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन रखते हैं, रिस्ट्रिक्शन रखते हैं, ये रिस्ट्रिक्शन तो रखनी चाहिए, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन रखना बहुत आसान काम है। फ़ायदा इसका ये है कि अब इस टेबल को कहीं से भी एक्सेस किया जाएगा, ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होंगे, ठीक है। ये जितनी भी रिस्ट्रिक्शन है आप फॉर्म लेवल पे भी लगा सकते हैं। फॉर्म लेवल पे आपके पास ऑप्शन होगा प्राइमरी की बनाना है, सैलरी में आप रेंज डिफाइन कर सकते हैं, इस रेंज से इस रेंज तक हो, इससे ज़्यादा हो, कम हो, वगैरह वगैरह तमाम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके डेटाबेस को उस फॉर्म के अलावा कहीं से भी एक्सेस कर लिया गया तो पीछे तो कंस्ट्रेंट नहीं है, जो आपकी वायलेशन हो जाएगी उसके अंदर। तो इस वजह से डेटाबेस लेवल पर आप कंस्ट्रेंट ज़रूर लगाते हैं ताकि कहीं से भी एक्सेस हो, ये आपके कंस्ट्रेंट जो है वो काम करेंगे, ठीक है। फॉर्म पे लगाने की जरूरत नहीं है। फॉर्म पे फिर भी अगर आप लगाना चाहें तो लगा, नहीं लगाएंगे तो वो आपके पास जो है बैक पर तो लगे हुए हैं। एक और एम्प्लॉय हमने ऐड किया स्मिथ, और स्कॉट कर दिया इसको, ये भी मैनेजर है, इसकी सैलरी जो है 9000 है,
और डिपार्टमेंट नंबर हमने इसका रख दिया 40। क्या नहीं करेगा ना ये 10 20 कितने रिकॉर्ड्स क्रिएट होंगे? इस क्यूरी को जब हम रन करेंगे तो कितने रिकॉर्ड्स हो जाएंगे एम्प्लॉयज़ के टेबल में? 5। नहीं कितने एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन आ रही होगी जब ये रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा? तो सारे 2 आ जाएंगे। ज़बरदस्त। हाँ 2 आ जाएंगे। नहीं चलेगी ये। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाँ भाई नहीं चलेगी सर। नहीं चलेगी। सर, क्योंकि एक डिपार्टमेंट मिनट सबर करो जल्दी। हाँ तो रेफरेंस दिया हुआ है डिपार्टमेंट हाँ, क्या डिपार्टमेंट्स के टेबल में डिपार्टमेंट नंबर 40 मौजूद है? नहीं है तो फिर ऐड हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर 2 रिकॉर्ड कहाँ से हो जाएंगे? क्या आ गया? वही हमने कंस्ट्रेंट डिफाइन किया। बहरहाल पेरेंट की नॉट फाउंड। पेरेंट की नॉट फाउंड मतलब मेन टेबल जहाँ पर कोई कॉलम आपने रेफरेंस किया हुआ है, फॉरेन की बनाया हुआ है, उसमें आपने वो वैल्यू लिख दी है जो कि मेन टेबल के अंदर मौजूद ही नहीं है। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पार्टनर्स। सर अगर हम इसको प्राइमरी की नहीं देते तब भी ये error आता है। किसको नहीं देते? प्राइमरी की किसको नहीं देते? इस टेबल में एंट्री करते हो वो मतलब इसमें तो डिपार्टमेंट नंबर को बोल रहे हैं सर, ये प्राइमरी की अगर एक नहीं मिनट देते। क्या? हाँ अगर किसी अपने डिपार्टमेंट में प्राइमरी की हम ना दें, हाँ प्राइमरी की लगी हुई है और उसमें हम ना दें, एंट्री करते वक्त ना दें, इंसर्ट करते वक्त ना दें, तब भी ये इस कॉलम के अंदर आप नल छोड़ेंगे इस कॉलम में। इसे डिपार्टमेंट की टेबल में अगर हाँ यहाँ पर प्राइमरी की नहीं हो। प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, हम इंसर्ट करते वक्त इसको न छोड़ देते प्राइमरी की रिक्वायर्ड है, नॉट उसमें तो नल आ ही नहीं सकता ना। सर मैं सिर्फ ये पूछ रहा था कि एरर यही आएगा पेरेंट की नॉट फाउंड। एक मिनट ना, आपके 2 क्वेश्चन हो गए अलग अलग। आप कह रहे हैं डिपार्टमेंट्स के टेबल में प्राइमरी की अगर नहीं होती या अगर है और डिपार्टमेंट्स के टेबल में ऐड करते वक्त डिपार्टमेंट ऐड करते वक्त आप ये वैल्यू नहीं देंगे, ये वैल्यू नहीं देंगे तो ये ऐड ही नहीं करने देगा ना, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी की लगेगी तो यहाँ पर तो आप नल नहीं छोड़ सकते। एक बात। दूसरी बात ये, अगर आपका क्वेश्चन है या नहीं क्लियर कर दो। इस कॉलम पे प्राइमरी की है यानी कि इसके अंदर वैल्यू लिखनी जरूरी है, एक बात। और ये नल भी नहीं हो सकती। ये जो कॉलम इसको रेफरेंस कर रहा है ना, यानी कि ये फॉरेन की है और किसको रेफरेंस कर रही है? इस टेबल के इस कॉलम को। फॉरेन की जिस टेबल के कॉलम को रेफरेंस कर रही होती है उस कॉलम पर प्राइमरी की या यूनिक कंस्ट्रेंट का होना जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई नॉर्मल कॉलम है, आप उसमें कंस्ट्रेंट नहीं लगाया और रेफरेंस कर दें, एरर दे देगा। फॉरेन की हमेशा उस कॉलम को रेफरेंस करती है जिस पर प्राइमरी की या यूनिक लगा हुआ है। ठीक है, हमने बात की थी ना जब हम टेबल बना रहे थे तो मैंने लिखा था रेफरेंस डिपार्टमेंट्स। तो मैंने ये कहा था कि अगर आप यहाँ पर सिर्फ इतना लिख दें तब भी काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इस टेबल के अंदर जो भी प्राइमरी की है ना उस पर मैं काम करूँगा, उसको मैं पेरेंट बना दूंगा। यूनिक पे भी हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा कॉलम है जिसमें ना प्राइमरी की है ना यूनिक है, वो आपको फॉरेन की लगानी नहीं देगा, बोलेगा इसके अंदर तो वो ही नहीं है, प्राइमरी की नहीं है या फॉरेन की इंडेक्स यूनिक नहीं है। तो ये ज़रूरी होना चाहिए इसके अंदर। अच्छा, अब देखें हमने लास्ट क्लास में एक चीज़ देखी थी कि उसने एक बात की थी, इम्प्लिसिटली ऑरिकल जो है सेव पॉइंट क्रिएट करता है। हमने ये एक रिकॉर्ड ऐड किया था, ऐड हो गया, सेव नहीं किया, अगली स्टेटमेंट में एरर आया है लेकिन पिछला रिकॉर्ड तो मौजूद है ना। यानी कि अगर कोई एरर आता है तो करंट ट्रांजैक्शन में जो करंट डीएमएल है वो अफेक्ट होती है, पिछला रिकॉर्ड मौजूद है। यानी कि अगर मैं आप रोल बैक करूँगा तो तब ये ख़त्म हो जाएगी, वरना ये ख़त्म नहीं होगी। सेव करूँगा तो सेव हो जाएगी। ठीक है, अच्छा इनको मैंने इस वाले टेबल को ड्रॉप किया, ड्रॉप टेबल एम्प्लॉइज़। ठीक है, अब दोबारा से हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट टेबल एम्प्लॉइज़। सेम वही स्ट्रक्चर रख रहे हैं लेकिन कॉलम लेवल पर हमें कंस्ट्रेंट डिफाइन करना है। मेन चीज़ ये है, इसमें हमने लिखा एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी, नंबर में होगी एम्प्लॉय का नाम, वर्चार 2 में होगा, और एम्प्लॉय की जॉब भी वर्चार 2 में, और एम्प्लॉय की सैलरी नंबर में, एम्प्लॉय का MGR आईडी नंबर में, और एम्प्लॉय की हायर डेट में, और ईमेल वर्चार 2 के अंदर है।
और DPTN, ठीक है, या DPT ID, ये किसमें है? नंबर 4, ठीक है। अब हमने कॉमा लगाया और अब हम आगे आ गए। अब हम तमाम कॉलम्स डिफाइन कर चुके हैं, अब हम कंस्ट्रेंट अलग से उसी सिंटैक्स के नीचे डिफाइन करते हैं। तो इस मेथड को हम कहते हैं टेबल लेवल कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। अब हमने लिखा कंस्ट्रेंट का नाम रखा मैंने E_ID_PK। क्या चीज़ है ये? प्राइमरी की। क्योंकि हम पहले जब ऊपर लिख रहे थे तो हम कॉलम के साथ लिख रहे थे, तो हम सिर्फ लिख देते थे प्राइमरी की या कंस्ट्रेंट का नाम प्राइमरी की। लेकिन जब आप टेबल लेवल पे लगाते हैं तो इसमें आपको बताना पड़ता है कंस्ट्रेंट का नाम क्या रखा है आपने? प्राइमरी की। कौन से कॉलम को आप प्राइमरी की बनाना चाह रहे हैं, तो आपको ब्रैकेट में बताना ज़रूरी है कि ये कॉलम जी नहीं। यहाँ पर अगर आपने लिखा तो इसको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर कौन से कॉलम को आप प्राइमरी की करना चाह रहे हैं? हमने बताया इस कॉलम को करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ भी इसमें ऑप्शनल है, ठीक है, ये हमने बात की थी इस पर। इसके अलावा हमने और क्या कंस्ट्रेंट लगाना है? सर आईडी है एम्प्लॉय आईडी है ना, एम्प्लॉय, ठीक है। और जी और क्या कंस्ट्रेंट लगने हैं इसमें? सैलरी भी नहीं लगेगा। ऊपर से शुरू करें। नेम पे नॉट डल लगा सकते हैं। नेम पे नॉट नल लगाना है, लेकिन नॉट नल का कंस्ट्रेंट जो है वो टेबल लेवल पर नहीं लगता, ठीक है। नॉट नल का कंस्ट्रेंट अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो हमेशा कॉलम लेवल पर लगता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कंस्ट्रेंट का नाम हमने दिया E_name_NN और नॉट नल, ठीक है। नॉट नल का कंस्ट्रेंट जो है कभी भी टेबल लेवल पर डिफाइन नहीं होता, अगर आपने डिफाइन किया वो एरर दे देगा, ठीक है। तो बस ये ओरेकल वाला तो मुझे पूछना पड़ेगा आपको कि क्या वजह है, कोई वजह नहीं बताई उन्होंने, ठीक है। लेकिन बहरहाल ये लगता नहीं है, ठीक है। और जब हम आगे बढ़ेंगे जब ऑल्टर की स्टेटमेंट में, तो वहाँ पे भी हमें ये बात याद रखनी है कि जो नॉट नल का कंस्ट्रेंट है वो टेबल लेवल पर नहीं लगता, ठीक है। सैलरी के कॉलम पे हमने कंस्ट्रेंट लगाना है, कंस्ट्रेंट E_cell_C फॉर चेक सैलरी। मैंने लिख दिया कि सैलरी जो है वो 5000 जो है इससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। MGR मैनेजर आईडी, इस पर भी मैं ये काम करना चाह रहा हूँ। मैनेजर यूनिक लगेगा, सेम टेबल के अंदर प्राइमरी की है, सेम ही टेबल के अंदर फॉरेन की है। तो हमने लिखा कंस्ट्रेंट E_MGR_FK, ठीक है। और हमने लिखा ये क्या है? फॉरेन की। कौन सा कॉलम है जिसको आप फॉरेन की बना रहे हैं? MGR ID, ये आपकी फॉरेन की है। किसको रेफरेंस करेगी? कौन से टेबल पे? एम्प्लॉयज के टेबल में employee_ID को रेफरेंस करेगी पहली एंट्री कैसे डालेंगे? जी। पहली एंट्री कैसे डालेंगे? पहली एंट्री में तो आप नल छोड़ेंगे ना, पहले प्रेसिडेंट की एंट्री होगी कि ये मालिक है, आ गया, उसका तो MGR नल है, फॉरेन की में नल आता है ना, बस एक एंट्री कर दें, बाकी उसके बाद आप एडजस्ट कर लें उसको। कंस्ट्रेंट और ईमेल है आपके पास E_email_unique, और इस पर हमने लिखा यूनिक है। कौन सा कॉलम? ईमेल का कॉलम, ठीक है। और लास्ट क्या आपका? DPT ID, हमने लिखा कंस्ट्रेंट E_DPT_ID_FK। क्या है ये? एक चीज़ आप नोट करें, जब हमने यहाँ पर डिफाइन किया था तो हम ये कीवर्ड नहीं लिखते थे यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि हम कॉलम लेवल पर डिफाइन कर रहे हैं तो उसको पता है हम इसी कॉलम की बात करें जिस पे हम खड़े हैं, ठीक है। तो जब आप टेबल लेवल पर लगाते हैं तो आपको फॉरेन की के लिए फॉरेन की लिखना पड़ता है। कौन सा कॉलम है? DPT ID। डेट के लिए नहीं, वो डिफॉल्ट से डेट। वो डिफ़ॉल्ट अगर आप लगाना चाहें वो ऊपर ही लगेंगे, वो नीचे नहीं। कंस्ट्रेंट की बात कर रहा हूँ मैं। रेफरेंसेस डिपार्टमेंट्स के टेबल। अब मैं यहाँ पे कॉलम नहीं बता रहा, मैं बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ, ठीक है। लेकिन एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है, ठीक है। एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है तो वो उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। एक ही टेबल में प्राइमरी की और यूनिक की दोनों हो सकती हैं। यूनिक मल्टीपल हो सकते हैं, प्राइमरी की एक ही होती है, ठीक है। ऊपर नहीं गया, प्राइमरी ऊपर ही है, और कितनी ऊपर कर दूँ? सर ये बाय डिफॉल्ट उधर की प्राइमरी भी उठाएगा। हाँ जबकि हम यूनिक को भी रेफरेंस बना सकते हैं। हाँ,
अगर आप या तो अगर आप उस टेबल में यूनिक भी लगा हुआ प्राइमरी की को वो उठाता है, वरना आप खुद बता देना कि भाई नहीं ये वाला नहीं ये वाला है, इसको आपने रेफरेंस करना। इसका टेबल बताना जरूरी है एम्प्लॉयज किसका? रेफरेंस एम्प्लॉयज आईडी, ये तो सेम हाँ, इसमें भी अगर आप नहीं बताना चाहें तो आप यूं कर दें, इसको भी हटा दें, ठीक है, क्योंकि वो क्या करेगा इस टेबल में जाके देखेगा प्राइमरी की कौन सी है। मैं ये कह रहा था, वो तो सही था, इस टेबल का नाम लिखना जरूरी था एम्प्लॉयज। हम जो है हाँ ना, रेफरेंस कौन सा टेबल को कर रहा है इसको तो बताना पड़ेगा ना आपको। आईडी क्या है? कहाँ पर एरर दिया उसने? ये वाला रेफरेंसेस, एक मिनट, एरर क्या है? आईडीबी के प्राइमरी की कंस्ट्रेंट का नाम किसकी? CONS। तो मैंने सारे हालांकि एक साथ इसलिए लिखे थे कि आपको जल्दी से पता चल जाए, फिर भी मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा है यहाँ से। खैर, टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है। अब हम डिस्क्राइब डिपार्टमेंट्स, डिस्क्राइब एम्प्लॉयज़, ठीक है। अब जब हम इसमें एंट्री करेंगे तो हमने लिखा इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट्स के अंदर जो डेटा मौजूद है, ठीक है, हम लिखा इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज़, ठीक है। और वैल्यूज़ में हमने लिखा एम्प्लॉय आईडी 1000 है, एम्प्लॉय का नाम जो है वो स्मिथ है, और जॉब जो है उसकी सेल्समैन है, और सैलरी उसकी 5000 है। मैनेजर आईडी, अब मैनेजर आईडी तो है ही नहीं, इसको आप नल कर दें। और हायर डेट, सिस डेट, ईमेल, और डीपीटी आईडी 10, ठीक है। इस तरह से हम एक काम ये करते हैं, सर इसमें ये भी लगा सकते हैं कि ईमेल जब ऐड हो रहा हो तो उसमें ऐड का निशान होना चाहिए। वो हम कर सकते हैं, लेकिन वो आगे हम एक सिंटेक्स पढ़ेंगे जिसमें वो सर्चिंग कर लेता है, तो वहाँ पर फिर हमें पता चल जाएगा कि ये हम इसको कहेंगे कि ये जब एंट्री हो रही हो तो ये इसको चेक करें इसमें @ का साइन आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये वहीं पे रोक देगा। अगर आपने एंट्री की और उसमें ऐड का साइन नहीं हो, वहीं पे एरर देगा आपको। चेक का कंस्ट्रेंट है, लेकिन उसमें एक फंक्शन यूज़ होता है। ये फॉर्म लेवल पे तो सारे काम हो सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे करना चाहें तो यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, अब ये आपके पास डेटा है, सेलेक्ट सेट फ्रॉम एम्प्लॉइज, ठीक है। अब हमने एक रिकॉर्ड ऐड किया, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज, और अगर मैं लिखूं बाकी डेटा मैं वहाँ से उठाना चाह रहा हूँ EMP के टेबल से, तो क्या लिखूँगा? सेलेक्ट स्टैटिक क्यों लिखूँगा? क्या दोनों के कॉलम सेम है? नहीं है ना, तो मुझे इसी सीक्वेंस के हिसाब से बताना पड़ेगा। सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, जॉब, सेल, MGR, वहाँ EMP के टेबल से उठा रहे हैं हम। हायर डेट, ईमेल तो है नहीं वहाँ पर, अब क्या करें? ईमेल पे हमने लिख दिया ई नेम कॉन्केट @msn.com, ये कॉलम बन गया, ठीक है। और लास्ट का DPTNO फ्रॉम EMP। अच्छा जी, मसला क्या है? वहाँ पे सैलरीज जो है वो कम है, तो सैलरी में हमें सबको ऐसा करते हैं 4000 इंक्रीमेंट दे देते हैं। 7000 तो नहीं दी मैं यहाँ पर? 5000 दी, तो 5000 में तो आती है ना। ईमेल, एक मिनट,
सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम PMP। नाम डुप्लीकेट हुए हैं इसमें, वो ज़ाहिर वो स्कॉट और किंग तो हमने ऐड कर दिया इसके अंदर, ये कर लेंगे। चलो कोई मसला नहीं। हमने कहा कि ऐसा कर लो आप ईनेम है, और एक चीज़ हम यहाँ लिख देते हैं, इसी बहाने हम भी देख लेंगे रोनम कॉन्क्रीट, ये भी हमने करा दिया। रोनम क्या 1 2 3 4 5 6। अब वो सर इसको सही है। कोई मसला नहीं, इसको डॉट को कर देते हैं, ठीक है। 19 रोज आखिरकार क्रिएट हो गई, ठीक है। क्या किया है 1 2 3 4 5। रोनम क्या है, वो नंबरिंग जो भी आपकी क्यूरी डेटा रिट्रीव करती है उसको सीरियल नंबर असाइन होता है। तो सीरियल नंबर हमने इसलिए असाइन कर दिया ताकि स्कॉट स्मिथ था, स्मिथ का है, या फिर किंग हाँ ये है ना, वो तो खैर SMI था, किंग होगा फिर वो, ये प्रॉब्लम कर रहा होगा ये उसके साथ। ठीक है, अज़ान हो रही है, नमाज के बाद कंटिन्यू करते हैं।